स्कूल के समय से ही, और उसके बाद मैं लगातार लिखता गया। और ये जब हाई स्कूल में पहुंचा, उस आसपास तक मेरे पास एक लूजली एक संकलन के लिए काफ़ी कविताएं थीं। वो बाद में हम उसके इंडियन भारतीय जो तीर्थयात्रियों के साथ, जो कि भारत के कोने कोने से थे, और वो जो है बहुत एक जीवन को बदलने वाला एक अनुभव था। जब आप परिक्रमा करते हैं वहाँ पे तो कैसा लगता है? या So it's like it's a gumbad on the top. अगली लाइनें हैं। भाव विभोर तब मैं शिव कुमार के संतूर में सांध्य प्रार्थना गौधूली की छाया सुनने लगा। मृत्यु के रहस्य अगर ढूंढ लिया हो, फिर आप इतनी साधारण मृत्यु क्यों प्राप्त करते हैं? ये मेरे दिल में उठा सवाल। फिर मैंने पढ़ना मैनिफेस्टेशंस ऑफ द रियलिटीज ऑफ द यूनिवर्स। Dhammas are all those things that you see through your six senses, feel through। के नीचे ध्यान लीन सिद्धार्थ के मन में भाव जगा। एक नदिया सी है देह हमारी, जिसमें पानी की बूंदों की तरह एक नदिया। पूर्ण बोध जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी रहे हैं केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में, जिनमें वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और आप योजना आयोग में भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और आप ट्रैवल राइटर हैं, थिंकर हैं, और बुद्धा पे आपकी खास जानकारी है, आपका खास एक नॉलेज है बुद्धा पे, और बुद्धिज़्म पे आपने किताबें भी लिखी हैं, और आप कैलाश मानसरोवर भी गए हैं। उस समय गए हैं जब सब लोग पैदल जाते थे, काफ़ी लंबी यात्रा थी। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि आपका जो लेखन है, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए आपने अपने लेखन को कैसे जारी रखा, और आपने लेखन कब शुरू किया? धन्यवाद रमेश फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट मेरा लेखन का जो की ओर जो ध्यान गया वो बहुत बचपन में, प्राइमरी स्कूल के समय से ही, और उसके बाद मैं लगातार लिखता गया। और ये जब हाई स्कूल में पहुंचा, उस आसपास तक मेरे पास एक लूजली एक संकलन के लिए काफ़ी कविताएं थीं। वो बाद में हम उस पर फर्दर काम नहीं कर पाया। पर जो एक मन में गहरा बस गया था वो यही था कि ये एक जीवन पर्यंत, एक पूरे जीवन भर का एक वो सफ़र रहेगा, और ऐसा रुझान बना रहा। फिर करते करते मैं थ्रू आउट, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बीच में डिसकंटिन्यूटी के लिखता गया। और उसमें एक बड़ी बात ये थी जो मैंने नोट किया, वो ये कि कंटिन्यूटी मेरी सर्विस से पहले और सर्विस के दौरान भी इसलिए बनी रही कि मैंने इसके लिए अलग टाइम स्लॉट जो है निकाल रखा था, जो मेरा सुबह का समय जो है, जिस पर परिवार के या समाज के या ऑफिस का किसी का बहुत बड़ा इस पर अधिकार नहीं रहता है, 5 से 8 9 10 बजे, 8 9 बजे तक। तो इससे मेरे लेखन का ये जो है सतत रूप में
चलता रहा। और उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जबकि मेरे पास हिंदी लेखन में इतनी सामग्री हो गई कि बाद में मैंने दो किताबें उन्हीं की बेसिस पे मैंने छापी पर सर्विस के बाद। उससे पहले कुछ हालातों की वजह से पहली जो मेरी छपने वाली जो पुस्तकों में वो मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा की। हाँ, मैं उस पर बात करूँगा। आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। देश के जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं जैसे एशियन एज है, द स्टेट्समैन है, ट्रिब्यून है, कई जगह आपके लेख छपे हैं, कविताएं छपी हैं, कहानियाँ छपी हैं। तो जो आपकी पहली पुस्तक थी कैलाश मानसरोवर पे, माउंट कैलाश एंड द वंडर लेक, वो हर इंसान जीवन में कभी ना कभी कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है, भले ही वो जा पाए या नहीं जा पाए, ये अलग विषय है। तो आपने उस एज में कैसे सोचा कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है? मुझे लगता है आप शुरू में ही कैलाश मानसरोवर चले गए थे, 90s के दशक 97 में आप चले गए थे। तो उस यात्रा के बारे में बताइए, क्योंकि ये शायद बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटिंग जर्नी होती है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद हमेशा संस्कार और समाज में जो मंथन और समाज में जो साहित्य और सोच से जो इंसान की पृष्ठभूमि बनती है, उस पृष्ठभूमि के चलते कैलाश मानसरोवर इन शब्दों में कुछ अलग ही वाइब्रेशन है। हाँ। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड में, वहाँ पर एक मानसरोवर की एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी थी मैंने। एक फोटोग्राफ था। अच्छा, वहाँ ऑफिस में था। जी। उससे फिर जो और भी ज़्यादा वो जो वाइब्रेशन जो मानसरोवर कैलाश, तो फिर उसके बाद फिर मुझे पता चला कि हर साल हमारे यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लोगों को लियाजन ऑफिसर के तौर पर जो ऑफिसर्स को भेजते हैं कैलाश मानसरोवर। तो वो जो बहुत पहले से जो पृष्ठभूमि मानसिक और चेतना में जो चीज़ बसी थी, जो चीज़ बहुत वाइब्रेंट होकर काम करती थी इस नाम से, कैलाश मानस से, तो उससे आकर्षित हुआ। जैसे समय हुआ मैंने उसके लिए अप्लाई किया और उसमें उस लियाजन ऑफिसर, क्योंकि उस टाइम शायद थोड़ा मुश्किल होता था वहाँ जाना। वो जो उस समय 1 महीने की यात्रा होती थी जी, जिसमें से कोई 12-13 दिन जो है, 10-12 दिन जो इंडिया की तरफ, बाकी सब जो है चाइना में, यानी कि तिब्बत का वो एरिया जिसको हम कैलाश मानस खंड बोलते हैं। अच्छा। वो एरिया ये कैलाश मानस खंड जी, उसको मानस खंड कहते हैं। तो कैलाश मानसरोवर एरिया दोनों इसी में आते हैं। तो उसमें जो है जो चीज़ थी, उसमें बड़ी बात ये थी कि आप लियाजन ऑफिसर के तौर पे जाएंगे और आपको जो है आपका पहाड़ों की जो है ना ट्रैकिंग वगैरह का आपको उनका तजुर्बा होना चाहिए, आपकी फिटनेस अप टू मार्क होनी चाहिए, और फिर आपके पास ऐसी सूटेबल चीज़ें जैसे कि आप मल्टीलिंगुअल हों, उधर के साइड कुछ लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें चाहिए। तो मुझे ये मौका मिला और फिर मैंने जुलाई 1997 में ये यात्रा की मैंने। 35 भारतीय जो तीर्थ यात्रियों के साथ, जो कि भारत के कोने कोने से थे, और वो जो है बहुत एक जीवन को बदलने वाला एक अनुभव था। जब आप परिक्रमा करते हैं वहाँ पे तो कैसा लगता है? इसके लिए जो आपके मन के गहराई से जो बात आती है वो ये है कि वो एक अद्भुत और एक अकल्पनीय है। आप उसकी कोई सिमिली दे के नहीं समझा सकते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बेसिकली। आप ये सोचिए कि उस एरिया में, जैसे आप जो पहले तो हम इंडिया से उत्तराखंड के एरिया से हम जाते हैं पिथौरागढ़,
ये इनसे होते हुए, और लेपू लेक पास है, उस पास से क्रॉस करके जब पहली बार तिब्बत की जो एक पठारी, उस सर्द पठारी डेजर्ट को हम देखते हैं, तो वो पहली नज़र में ही आपको जो है अंदर से आपको हिला देती है, ऐसी ऐसी चीज़ है। फिर आप जब कैलाश मानसरोवर और कैलाश के आप के दर्शन करते हैं, मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं, आप कैलाश की परिक्रमा करते हैं, तो आप सच वहाँ का हर एक, वहाँ की हर चीज़, वहाँ का एक एक कदम आपको जो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिलाता है। ये और इसीलिए शायद मैं पूरी यात्रा में जो मुझे जो उस समय लगा, मैं लिखता गया। जब आप कैलाश मानसरोवर को देखते हैं तो यू गेट इमोशनल, you get totally vibrant in your mind, come vibrations that are really ethereal, that are in fact something beyond your your is it very overwhelming when you reach there? It is overwhelming. It is very, very profound kind of emotions come up. That's why I kept on writing poem after poem during those days, especially this Mount Kailash and the Wonder Lake in this book, which is a travel poetry basically. You want to recite a poem? Yeah, I would like to. Yeah. So in the major two poems, that is Golden Kailash and Mansarovar, the Wonder Lake, for example, these are poems that I wrote just sitting across these huge wonders of Tibetan plateau, Okay. which we call Manas Khand. I would like to recite it appears that The first. No, the book is not there, it appears. Achha. I'll get it later. But from there I have one एक और major निशान poem. इसमें है शायद. It's one major poem translated here in Hindi. I will अच्छा, वो कविताएं अंग्रेजी में है? अंग्रेजी में है, या अच्छा. अंग्रेजी में है. मैं बताता हूँ आपको. या उस जो माउंट कैलाश एंड द वंडर लेक, तो माउंट कैलाश जो पोइम जो है उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है सुनहरा कैलाश. ये मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा या दर्शकों के साथ. सुनहरा कैलाश. जब अरुण देव की रक्तिम आँखें उस सांझ आसक्त अप्रतिम भाव से प्रकृति की छवि निहारने लगी, हिमावृत कैलाश सुनहरी किरणों में विशाल विश्व महल की छत पर अनोखा सुनहरा गुंबद सा चमक एक सुनहरा महास्तूप लगने लगा. एक सुनहरा महास्तूप लगने लगा. बिकॉज Tibetan plateau is the roof of the world. Yeah. So it's like it's a gumbad yeah. on the top. अगली लाइनें हैं. भाव विभोर तब मैं शिव कुमार के संतूर में सांध्य प्रार्थना गौधूली की छाया सुनने लगा. संतूर, शिव कुमार संतूर. बिल्कुल बिल्कुल. ये कविता एक पेंटिंग की तरह भी लग रही है. योर पेंटिंग इट्स सो ब्यूटीफुल इन वर्ड्स. भाव विभोर तब मैं शिव कुमार के संतूर में शांत प्रार्थना गौधूली की छाया सुनने लगा. मात्र 3 किलोमीटर दूर लाचू नदी के उस पार कैलाश स्वयं साक्षात खड़े थे. ब्यूटीफुल. विराट विस्तृत अपने रूप में, तिब्बतियों के कां रिम्पोछे के रूप में, चेरजी, छानादोर्जे और जम्बियांग के बीच में, 3 other mountains. उस कल्पनातीत यथार्थ को विचारों के असीम बहाव में मैं एकटक निहारता रह गया. बहुत खूब. और निकट से निहारने की अंतः परिक्रमा करने की इच्छा हुई. और निकट से निहारने की अंतः परिक्रमा करने की इच्छा हुई.
काक भुसंडी की तरह उड़ान भर कैलाश मानस की ऊंचाइयों से व्याख्यान की चाह हुई। प्रकृति के यथार्थ पर, यथार्थ की प्रकृति पर, वाह, बहुत खूब। प्रकृति के यथार्थ पर, यथार्थ की प्रकृति पर, सृष्टि और सृष्टिकार पर, सृष्टिकार की सृष्टि में अभिव्यक्ति पर, और स्वयं सृष्टि के सृष्टिकार में उदात्तीकरण पर एक अनंत संवाद में लीन हो गया था। एक अनंत संवाद में लीन हो गया था। 108 कैलाश परिक्रमा मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त हैं, जीवन मरण से मुक्ति के लिए पर्याप्त हैं। धर्म ग्रंथों का कहना है ये, श्रद्धालुओं का मानना है ये, किंतु प्रमाणों और सत्यापन से उधर परिक्रमा मार्ग पर कंकर पत्थर चुनता, सूक्ष्म सीपी और जामुनी रेत ढूंढता, संवेदनाओं के ऐसे शिखर छू गया हूँ जहाँ हर कण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है और हर पग में हजार परिक्रमा की प्राप्ति है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक बार दूरदर्शन में आपका एक इंटरव्यू हुआ था, लिटरेरी प्रोफाइल या इंटरव्यू हुआ था, जिसमें टेल्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ। जी, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपका बहुत इंटरेस्ट है इस विषय पे और आपको बहुत जानकारी है इस विषय पे, और जो एक बौद्धिक इंसान जैसे सोच सकता है, आप बुद्धिज़्म पे वैसे सोचते हैं। तो मुझे ये टेल्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। ये किताब मेरी लिटरेरी जो आउटकम्स बोलो जो मैं थ्रू आउट करता रहा, उनमें से सेकंड बुक आती छपी थी, और ये भी पिलग्रिम्स बुक हाउस से छपी है। ये किताब दरअसल में मेरे धार्मिक अन्वेषण या धार्मिक जिज्ञासा से संबंधित है, क्योंकि मैं कभी धार्मिक नहीं रहा। मेरी माँ मुझे कहती थी तुम तो विधर्मी हो, अधर्मी हो। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैं धार्मिक किसी उसमें मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं धर्म से कुछ अलग। किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप मतलब उत्साहित होकर उनको ये लगता था, जी ये लगता था। और उसकी वजह मेरा जो एक साइंटिफिक जो मेरा नेचर है, जो एटीट्यूड है, वो रहा होगा। पर जब धर्म की बात आई तो मैं सभी धर्मों को अपने ढंग से समझने की कोशिश करता हुआ, जब मैं जो मेरा धर्म है यानी कि लामा बुद्धिज़्म, जब मैंने उसको समझने की कोशिश की, वहाँ भी मुझे लगा बाकी सभी धर्मों की तरह यहाँ भी जो है कर्म कांड हैं, यहाँ भी रिचुअल्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। और मुझे ऐसे कोई भी चीज़ जो कन्विंस नहीं कर पाती थी बहुत शुरू से ही। तो मैंने जानना चाहा कि बुद्ध को हम ऐसे एक धर्म गुरु के रूप में क्यों मानते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही अलग दुनिया में कर दिखाया। इन्होंने जीवन मृत्यु के रहस्य को जो है खोज जो उभार के रख दिया। तो इसमें है क्या, मैं जानना चाहता था। फिर मुझे एक पता चलता है उस समय किसी स्टेज पर कि स्वयं बुद्ध भी एक बहुत ही साधारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यानी कि कहा जाता कि एक जहरीले मशरूम की सब्जी जो उनके किसी बहुत ही प्रिय, उन्होंने प्यार से खिलाया, जो विषैला निकल गया, या फिर एक सड़े हुए सूअर के मांस से जो उन्होंने बहुत ही उसमें किसी देने वाले, किसी श्रद्धालु की भावनाओं के लिए उनके सामने खा लिया था। ये दो कहानियाँ, उनमें से एक कहानी, दोनों में से कोई कहानी सही हो सकती है। तो ये दोनों केस में बात यह है कि वो इससे संबंधित है। तो जब फिर सवाल ये उठता कि अगर आपने जीवन मृत्यु के रहस्य अगर ढूंढ लिया हो, फिर आप इतनी साधारण मृत्यु क्यों प्राप्त करते हैं? ये मेरे दिल में उठा सवाल। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, टिक नैथ हैन से लेकर डायलॉग्स विद बुद्धा, बहुत से राइटर ऑथर्स हैं, उनको पढ़ना शुरू किया। तो मुझे पता चलता है कि बुद्ध जो हैं एक बहुत ही अलग ही
रास्ते में चले गए थे, जिसको हम हेतुवाद कहते हैं, जिसमें जब ये बात जब ये जिज्ञासा हुई, जब आगे जब चलने लगा, तो इसी बारे में खोज करते करते कि अगर अगर ये इतने बड़े रहस्य को जान लिया तो इनकी मृत्यु का कारण इतना साधारण क्यों है, और उस तरह से मैं खोज करता हुआ आगे चला गया। उसी बारे में टेल्स फ्रॉम द बुद्धा बुक जो है लिखी, और उसमें में ज़्यादा इस पर ना करते हुए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तब हम ये पाते हैं इस टेल्स फ्रॉम द बुद्धा's लाइफ में, जब मैंने किया, मैंने पढ़ा, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इन्होंने जो हेतुवाद मैं ही ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया, उसकी 2 या 3 बातें हैं। उन्होंने ये कहा, बिना किसी अपवाद के दुनिया में हर चीज़ इम्परमानेंट है, बिना किसी अपवाद के हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है। और जब ये 2 चीज़ें सच हैं, तो इससे बड़ी सच जो इन दोनों, ये दोनों सच जिससे निकलती है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट को अराइज। ओके, डिपेंडेंट को अराइज। तो ये जो सच जब जान लिया, तब मुझे एक संतुष्टि हो गई। तो इसी क्रम में, इसी कोशिश में मैंने ये बुक लिख डाली, और इसकी प्राप्ति ये है कि मुझे रहस्य समझ आ गया कि वो इतने साधारण मृत्यु इतने समय बाद, यानी कि उनको 35 साल की उम्र के आसपास उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, 80 साल की उम्र में फाइनली शरीर छोड़ते हैं, महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। तो ये जिसको हम मृत्यु के रूप में देखते हैं, वो उनकी मृत्यु नहीं थी। उन्होंने उस शरीर से उस दिन ही एक तरह से को छोड़ दिया था जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। एग्जैक्टली। He was shaken. He thought कि is this the reality? इसमें जो मुझे उसका जो है एक पाली में जो शब्द है, प्रत्युत समुत्पात, डिपेंडेंट को अराइज, ये कहते हैं। तो उस दिन उनको लगा कि आज जो है, और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हमारे लामा बुद्धिज़्म में 49th डे का एक रिचुअल होता है, जो कि सब कंक्लूडिंग रिचुअल होता है, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद जो है, जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है, वो जो है दूसरे योनि को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है उसकी वो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 49th डे वाले का इससे कनेक्ट होता है कि बुद्ध ने एनलाइटनमेंट के 49वें दिन बाद, 49वें दिन तक वो बिल्कुल ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहे जैसे कि वो इस शरीर को भूल गए, दुनिया को भूल गए। फिर उसके बाद भी इन्होंने जब धर्म प्रचार शुरू किया था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एक जिज्ञासा है मेरी जी, बुद्ध होना कितना मुश्किल है? मैं बल्कि कहूँगा, अगर आप समझ गए हो तो बुद्ध होना बहुत आसान है। बुद्ध ना होने में तकलीफ है। ओके। क्योंकि बुद्ध ने एक ही चीज़ कही है, वो ये है कि जिस दिन आप ये नहीं समझ पाओगे, जिस दिन आप जो हेतुवाद के कॉजेज़ के कारणों से जो चीज़ें पैदा, वो उस चीज़ को ओवरलुक करेंगे, आपके उपकार, आपकी भलाई की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं कई बार मुझे ध्यान आता है कि एक आदमी जो कोई एक बड़ी गलती करता है किसी समय में, अगर वो उसी समय उसको महसूस करके उसको रिवर्स करके आगे बढ़ता है, तो उसकी वो गलती, तो उसका जो है वो कमी जो वो ख़त्म हो जाती है, उसके पापों का, उसकी जो गलतियों का क्रम ख़त्म हो जाता है। और तब जो है वो अब ये है।
और उसको ख़त्म करने में जो कहते हैं सबसे बड़ी बात जो बुद्ध कहते हैं वो ये है कि आपका कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ दया होना चाहिए, दया। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अब आपको थोड़ा सा उधर ले जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो हमारे यहाँ हम बुद्ध धर्म का जो लामा बुद्धिज़्म जो ओम माने पद में हुम है, ये ओम माने पद में हुम, इसमें ओम तो एक विस्मय बोधक है, ओम माने मणि है, पद में पद्म है, लोटस, होम इसका है। तो इसमें क्या है कि इसका सारांश ये हुआ कि मोक्ष ओम माने पद में होम, मोक्ष यानी कि वो जिसको बोलते हैं ना मणि, मोक्ष रूपी मणि वो जो है कंपैशन में, दया में छुपा है। इस तो जब आप इस चीज़ को मान लेंगे, आप एक बार दया ही आपका निर्धारक बन जाए हर चीज़ का, आप गलतियों के कुछ चक्कर में फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे भी तो फिर आप तुरंत उसे निकल आएंगे, क्योंकि आप गलती करने के बाद भी आप जो है दया के ही माध्यम से सुलझाएंगे। ये है बुद्धिज़्म और सनातन विश्व में बहुत सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद ये हो रहा है, तो बहुत सारे विदेशों से लोग आ रहे हैं। अब बुद्धिज़्म में भी ऐसा है, जैसे रिचर्ड गेयर है या स्टीवन सीगाल है, वो लोग हिज होलीनेस दलाई लामा को मिलने धर्मशाला मैक्लोडगंज आते हैं। एंड व्हेन दे कम दे आर वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग्स, वो मतलब हॉलीवुड स्टार की तरह नहीं आते। तो बुद्धिज़्म में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित करता है अपनी ओर? हाँ, बुद्धिज़्म में भी मुझे जो है, जिसको थेरावाद बोलते हैं, जिसको हम दक्षिणी पंथी बोलते हैं, जो श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में है, उसमें भी मुझे वो जो है बुद्धिज़्म का वो स्वरूप जो है मुझे आकर्षित करता है, और बेइंतहा आकर्षित करता है, क्योंकि वही जो है जिसको दूसरे शब्दों में एक वर्गीकरण में हीनयान बोलते हैं, वही असल में बुद्ध की वो असली शिक्षा है, जिसमें कर्म कांड और बाहरी चीज़ों से मुक्त करके आपको बुद्ध के उस मार्ग पर चलने की उन्होंने अभी तक जो परिपाटी बनाई हुई है, जो बुद्ध ने सिखाई, जिसमें मेन एलिमेंट जो है वो ध्यान है, जिसको विपස්සना बोलते हैं, विपස්සना बोलते हैं। और जिसके अंतर्गत आप जो है अपने पूरे जीवन और अपने पूरे दुनिया के साथ आपका तारतम्य जो है वो बिना किसी बाह्य शक्ति के बनाए रखने वाली चीज़ है इसमें जो है। जैसे विपස්සना की मैं विपස්සना बताऊंगा खासकर, जो क्यों आपने कहा क्यों अलग है, इसलिए तो मैं जो इतने समय से विपස්සना कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बुद्धिज़्म को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप विपස්සना को ही ले लीजिए। विपස්සना इनफैक्ट एक ध्यान विधि से बढ़कर मेरा इस समय जो सोच है, जो मुझे एक स्ट्राइक किया, वो ये है, ये एक ध्यान विधि या एक मैकेनिकल ध्यान विधि होने से बहुत आगे ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एनलाइटनमेंट के लिए। क्योंकि विपස්සना में आप देखेंगे ये 16 स्टेप्स की ध्यान विधि है, जिसमें पहले चार जो हैं स्टेप्स जो हैं वो शरीर, सांस, शरीर और फीलिंग्स, इनकी हार्मनी के बारे में। आप अपने शरीर पर ध्यान देते हो, अपने सांस को ध्यान देते हुए, फिर और फीलिंग, इनके खुशी और आनंद पर ध्यान देते हुए सांस का अंदर लेना, बाहर लेना, छोड़ना करते हैं। उसके अगले स्टेज में आता है वो 3 और स्टेप्स
जो कि सिर्फ 4 स्टेप बल्कि जो कि मन की विभिन्न पहलुओं पर, जैसे आप ब्रीद इन करते हैं, अवेयर ऑफ योर माइंड्स एक्टिविटीज़, जी जी, और फिर आप जो है उसके बाद फिर देन यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अवेयर ऑफ योर माइंड, माइंड खुद भौतिक माइंड जो माइंड जैसा है एक जी। शरीर के अंग के रूप में। फिर तीसरा जो है खुद माइंड ही माइंड की ओर कंसंट्रेट होकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है कि स्वयं खुद दिमाग जो है अपना जो अवेयरनेस पर ध्यान दे रहा है। तो इसमें जो इस यहाँ तक में लगभग 9 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। और इसके अंत में अब क्योंकि माइंड्स एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं, ग्रीड, एंगर, एरोगेंस, डाउट, जेलिसी, फियर। पहले में आप फीलिंग, शरीर और इसका हार्मनी, दूसरे में माइंड को समझने, माइंड के नेचर को, जिसकी वजह से आपको जो आपकी सब समस्याओं और खुशियों की जड़ है उसको समझने की। फिर इसके एंड में एक ध्यान, एक स्टेप है जिसमें कहते हैं कि आई एम इनहेलिंग, लिबरेटिंग माई माइंड। फिर देन एक्सहेल योर माइंड, योरसेल्फ, लिबरेटिंग योर माइंड। तो लिबरेटिंग योर माइंड फ्रॉम व्हाट? ग्रीड, एंगर, एरोगेंस, डाउट, जेलसी, फियर। ये हो गया आपका, मतलब मंडेन लेवल पे हो गया, जो पार्थिव लेवल पे, शारीरिक मतलब इस लेवल पे हो गया। देन यू गो टू द नेक्स्ट 4 स्टेप्स, जिसमें नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं धर्म। ये धर्म यहाँ पर जो है, जिसको ये हमारे वो जो हम आजकल किताब से या हम हिंदू धर्म या किसी धर्म की जो बात करें, वो धर्म नहीं है ये। दिस धर्म इज नथिंग बट manifestations of the realities of the universe. Dhammas are all those things that you see through your 6 senses, feel through your 6 senses, understand your 6 senses. बुद्ध धर्म में ये जो 5 सेंसेस के साथ जो 6 सेंस ब्रेन को मानते हैं, ब्रेन मानते हैं। तो इन 6 जो धम्मा, इन 6 जो है सेंसेस के साथ जो है आपके 6 सेंसेस का जड़ यानी कि शरीर, और 6 सेंसेस के थ्रू जो आप महसूस करते हैं और महसूस एक्सपीरियंस करते हैं, और 6 सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस करने के बाद जो आप अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं द यूनिवर्स इन टोटलिटी। ओके, द यूनिवर्स इन टोटलिटी। तो आपके लास्ट में चीज़ जो हम आमतौर पर जो नहीं समझते वो ये है कि 5 सेंसेस से तो हर आदमी जुड़ा है, और 6 सेंस जो दिमाग जो है, दिमाग उन चीज़ों के बारे में भी सोच और समझ सकता है जो कि हमारे पहुंच से बाहर है। तो इसमें सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड यानी कि इसमें इन धर्मों में खो गया है। तो लास्ट में यू डू मेडिटेशन बीइंग अवेयर ऑफ दिस 6 into 3 हो गए ना, 6 into 3, यानी कि जब मैं सेंस ऑफ जो साइट जो है ना, ऑल दैट आई सी विद, दैट इज माई आई, एंड सी, जो चीज़ मैं देख सकता हूँ, एंड एक्सपीरियंस बाय सीइंग आर धर्मास। बाकी सब इसी ढंग से जो इसमें पूरी यूनिवर्स जो है समा जाती है, पूरा लोक मतलब पूरा इसमें समा जाता है। सो ये एक में बहुत अच्छा है। और जब इसके बाद ये तो आगे आपके जो है, अब देन यू एट द एंड ऑफ दिस यू मेडिटेट फोकसिंग ऑन लिबरेशन फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। जब आपने इसको समझ लिया हाँ। फिर आप लिबरेशन फ्रॉम, क्योंकि उसमें इसमें जो ये जो है, जब इस स्टेज में जो है एक आता है वही इम्परमानेंट, और लिबरेशन किससे होगा? योर रियलाइजेशन ऑफ इम्परमानेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंट को अराइज। ये लास्ट स्टेज हो गया। इसके बाद आप कह लो कि आप जो है जब, और बुद्ध ने जो बड़ी मार्के की बात जो कही, जो वो ये कही है कि ये समझ लेना काफ़ी नहीं है। मैंने जो आपको बताया नहीं, जो कोई भी आदमी आधे घंटे 1 घंटे में समझ सकता है, ये समझ लेना काफ़ी नहीं है। योर लिबरेशन विल कम व्हेन यू डू दिस endlessly practice this, and then you will suddenly feel yourself liberated. And that liberation will not be something that you will, कि आपको रॉकेट में जो है
चांद या सूरज के पास पहुंच जाएंगे या ऐसी कोई चीज़ नहीं. You just feel yourself the part of this world in a different way. Do you think Osho was liberated at the end? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया. Ramesh, I didn't know much about earlier about Osho because he was really very, very badly misrepresented in the media. But when I came across certain things about him in the media, certain very authentic material, I could see that he was really into into serious practice of this practice of he was very close to Buddhism. It appears basically, though I do not know much about him, but his way of teaching, the way he handled things, the way he didn't bow down anywhere, the way he said what he said and then stood by it, one book that people might have not read very much, but then which misrepresents him is in that Sambhog se Samadhi. Samadhi tak, yeah. Because संभोग से समाधि ये वो नहीं लगता, ये नहीं वो संभोग से समाधि से मतलब आप संभोग को छोड़कर समाधि की ओर. That was the idea basically. In fact, that whereas what people read was samadhi through sambhog. Yeah, true. So he was very unusual, it appears. Being a bureaucrat, you wrote a book called Zeroing In on Happiness, which sounds very philosophical. So you want to say something about it? Why did you write it? Yeah. I wrote this book as a sequence, not as a sequel, but after writing these Tales from the Buddha's Life. Okay. I felt somewhere the reason for attempting these Tales from the Buddha's Life, that is Buddha's biography in verse, was something very unique to myself. That was, I thought, teachings of the Buddha, teachings like that of the Buddha, which was so elevated, so unique, could be told, or his life stories, tales could be told in a more elegant, in a more dignified way, in a free English verse only. So it was that. But then later on I thought that because overall the general reader, audience, reader, especially in our country, may not be that equipped with the language. So why not to write something in prose, closer to the mundane world? So I attempted this book as a literary non-fiction. Non-fiction. Okay. Yeah, in which more or less the same thing, but with one additional thing that my experience with at the end of every chapter on certain aspect of the Buddha's life, I shared with the reader my own experience also. So that was it. Basically, it was written more with in the style of a do-it-yourself help, self-help kind of thing. Self-help kind of thing, where this breathing with awareness. There's one that major poem there. The chapter there, which is basically to help people to understand or practice, vipassana meditation. But isn't it that everybody is looking for happiness in life? Yes. Rich or poor? Yes. That is why for Buddha the most important thing was salvation, which is only earthly, which makes you happy amidst all these problems. He doesn't want to take you away from this world from which you cannot run away. Okay. आपके दो कविता संग्रह हैं जो मेरे पास हैं जी. एक और प्रशांत और उल्टी गंगा बहाना छोड़ो. Now both these titles are very beautiful. Thank you. बहुत सुंदर ये टाइटल हैं. They are not like regular run of the mill title. कि
एक और प्रशांत आपने क्यों रखा, क्योंकि प्रशांत तो इतना बड़ा है हमारे पास, एक और क्यों चाहिए आपको? वो स्टेज है जब आप डिस्कवरीज करते हैं तो एक और प्रशांत में जो भाव है वो ये है कि इस कविता का जो मेन भाव जो है, भाई सागर तुम ही नहीं हो, एक और भी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक कविता है उसमें, प्रकाश बोध करके, जी मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो। तो आप ये एक उसका पहला वो पढ़ देंगे, प्रकाश बोध का? हाँ जी, इसी से पढ़ ये 61 नंबर पेज पे। अच्छा। या जो इसके बाद जो कविता आप पढ़ना चाहें, जी जी संक्षिप्त में 61 पेज पे। 61 ना? हाँ जी। इसका ये पहला पढ़ दीजिए, बिकॉज इट टेल्स एवरीथिंग। ये जो है पोएम, अब मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि दूंगा कि प्रकाश बोध की पूर्व संध्या, ये बुद्ध की जो हाँ जी, उनके ईव, ऑन द ईव ऑफ हिज एनलाइटनमेंट, ओके, एक शाम पहले उसके उनको बहुत खूबसूरत जी कविता जी है, बहुत खूबसूरत। उससे पहले जो उनको जो महसूस हुआ, उसमें वो मेरे टेल्स फ्रॉम बुद्धा में वहाँ से बल्कि ट्रांसलेट किए हुए टेल्स फ्रॉम बुद्धा, ट्रांसलेशन ऑफ द थिंग। पर ये अच्छी बात है कि आपने अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी ये पोएम क्योंकि बिकॉज मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो ये मैं पढ़ना चाहूँगा प्लीज जी। इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ कि ये जो है उस विशेष चीज़ के बारे में है जिसको ये क्या कहते हैं, पंच स्कंधा, 5 पिलर्स ओके। बुद्ध ने महसूस किया था कि जो रियलिटी ऑफ पंच स्कंधास, अब ये बता दो 5 स्कंधा क्या है। प्रकाश बोध की पूर्व संध्या, पीपल के नीचे ध्यान लीन, सिद्धार्थ के मन में भाव जगा, एक नदिया सी है देह हमारी, जिसमें पानी की बूंदों की तरह, एक नदिया सी है देह हमारी जिसमें पानी की बूंदों की तरह अनन्य कोशिकाएं जन्म, जीवन और मरण को भोगती हैं निरंतर। इस देह नदिया से जुड़ी है अनुभूति की एक दूसरी नदियाँ, अच्छी बुरी उदासीन अनुभूतियाँ जल बूंदों की तरह जन्म लेती, कुछ पल हमारे साथ रहती और ओझल होती एक एक कर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देह और अनुभूति से मिलती अविरल सूझ की नदियाँ, तीसरी नदियाँ, सूझबूझ जल बूंदों की तरह जन्म, जीवन और मृत्यु पाती। सृष्टि की अस्थायिता न देखना, सृष्टि की स्वहीनता न देखना, स्वहीनता न देखना, जन्म मरणातीत तत्व न देखना, जीवन दर्शन का भौतिक दोष है। जो अभी पूछे थे ना। हाँ, ये बहुत खूबसूरत कविता है। तो और ये जो दूसरी पुस्तक है आपकी, उल्टी गंगा जी, इसमें से कोई आपकी फेवरेट कविता है? मैं फिर से लौट के आऊँगा एक और प्रशांत पर। जी, एक और कविता उसमें छोटा सा मैं आप ही के उससे सुनना चाहूँगा, लेकिन उल्टी गंगा बहाना छोड़ो, ये आपने इसमें क्यों रखा ना? ये जो मेरी टाइटल, ये बुक की टाइटल पोएम भी है ये, तो उसकी 2 लाइनें तो मैं वैसे ही सुना सकता हूँ, बाकी और मेरी बहुत प्रिय लाइनें हैं। वो ये है, धर्म को सियासत की सीढ़ी बनाना छोड़ो, धर्म को सियासत की सीढ़ी बनाना छोड़ो, अपनों से डर की उल्टी गंगा बहाना छोड़ो। बहुत खूब, थीम पोएम ऑफ द टाइम। बहुत खूब जी। असल में ये अपनों से डर की जगह हम अनुजों से डर की उल्टी गंगा बहाना छोड़ो, ये कविता है। मैं कुछ लाइनें और पढ़ सकता हूँ। एक और प्रशांत से एक और कविता है, उसका मैं जो पहला वो है वो मैं चाहता हूँ कि आप सुना दीजिए। पुणे की एक शोभा है जी, और जिसमें नरगिस के फूलों का जिक्र है जी, तो वो बहुत ही खूबसूरत है।
अपने सूरज का उजास, इस पे मैंने डिस्कशन नहीं किया है। इसी में ये 95 पे है। जी। इसके पहले उसमें ही पूरा सार है कविता का। हाँ, ये पुणे की एक सुबह, ये हमारे प्रोबेशन के दिन थे और हमने मीडा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसमें तो ये बहुत पुरानी कविता है। पुरानी कविता, उस समय की लिखी कविता है। मतलब ये 80 के अंतिम उसकी है। बिल्कुल, इतना मेरे ये जाते इनमें ज़्यादातर पोइम जो है उस समय तक की लिखी हुई पोइम है और बाद में कुछ पोइम जुड़ी हुई हैं। सो पुणे की एक सुबह, दूर पहाड़ी ढलानों से जब नरगिस के फूल चुन, एक मनमोहक पुष्पगुच्छ माँ को सहर्ष भेंट करता, बालपन सहज गर्व और भाव से, तब वे ममता से ओतप्रोत हर्ष से कहती, माँ और प्रकृति कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है ये। बरसों बाद सूर्य उदय के क्षणों में इस कंगाल पहाड़ी पर माँ से सैकड़ों मील दूर मुझे इसका पुनर्ज्ञान हुआ। बहुत खूबसूरत है, बहुत। पुणे की मृत प्राय पहाड़ी पर भी, क्योंकि पुणे जो पठारी एक क्षेत्र है, पुणे की मृत प्राय पहाड़ी पर भी मुझे ऐसी शांति संपत्ति का लाभ हुआ कि न जाने मैं कब अपनी पीड़ा भूल गया। लाखों वर्ष पुराने जर्जर घिसी गली इस पहाड़ी की हर एक टूटती गिरती चट्टान मानो मुझसे ये कह रही थी, आओ मेरी गोद में बैठो, मुझसे जीवन से भागना नहीं, लड़ना सीखो, हवा पानी तेज धूप और बर्फ में जीना सीखो। बालपन और यौवन मैंने भी देखे हैं, मेरा भी बचपन कम कौतूहलपूर्ण न था, मेरा भी यौवन अन्य चोटियों से कम न था, सुंदर उन्नत चोटियों में नाम था मेरा। अब मैं मात्र कंकड़ पत्थर और मिट्टी की टूटती गिरती एक क्रूप नगण्य पहाड़ी हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सागर की अनुपम संतान थी मैं, सागर की अथाह गहराइयों से जन्मी। मेरी महत्ता, मेरी समृद्धि, मेरी ऊंचाई ने किसे आकृष्ट नहीं किया होगा। वन संपदा और औषधि के गहनों से युगों तक लदी रही ये देह मेरी, प्राणी जगत की दृष्टि थी मुझ पर, डिपेंडेंट होता है। परंतु मेरी पुरातन काया अब मात्र मरुस्थल बनकर रह गई है। भौतिक चकाचौंध अस्थाई है, ना तू क्यों खोया हुआ इसमें। सीखो मेरी जीवन कहानी से, आरोह अवरोह में ही जीवन संगीत है, इसे निभाना इस कला की उच्च रीत है। बहुत खूब, बहुत खूब। जब बहुत सालों तक आप सरकार में रहते हैं, वो भी केंद्र सरकार में, और बहुत ऊंचे पदों पे रहते हैं आप, डिसीजन मेकिंग पावर्स आपके पास हैं, लोगों की भलाई करने की चीज़ें आपके पास हैं आप, तो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको आत्मकथा लिखनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं जीवन के और इतना बड़ा क्षेत्र है ये, है ना। तो आपको लगता है कि आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं रिटायरमेंट के बाद, सडनली दे रियलाइज़ कि वी मस्ट राइट समथिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कि ये काम कैसे होते हैं या उनके जीवन के अनुभव क्या हैं। तो आपको लगता है ऐसा कुछ लिखना है? मुझे कभी ये ध्यान आता है कि लिखना चाहिए, क्योंकि जब अगर पूरा साहित्य जो एक आदमी जीवन में लिखता है वो उसके जीवन की इस दुनिया की सोच समझ का सार है, तो उसकी आत्मकथा और बहुत बड़ा एक मटेरियल बन सकता है दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। सोचता हूँ, पर
अनिश्चित लगता है मुझे थोड़ा। पर हर इंसान जिसके पर जो हम जानते हैं हमारे साहित्य में, इंसान जो हर इंसान का जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाग्रंथ है। तो इस क्यों ना उकेरा जाए, इस क्यों ना उसको जो है कागज़ों पे उतारा जाए। आपने ध्यान दिलाया, धन्यवाद। आप एक उपन्यास लिख रहे थे, उसका क्या हुआ? वो मैं बहुत आगे तक ले नहीं जा पाया हूँ उसको। अब मैं फिर थोड़ा बैठ के थोड़ा, क्योंकि उस समय जितना मुझे समय चाहिए था, जितना मुझे या जो मुझे उस समय की मेरे भाषा की जो समृद्धि थी, उनसे कुछ समस्या रही होंगी, पर मैं उसको कंप्रोमाइज रूप में उसको जो है छापना नहीं चाहता। मैं उसको वैनिटी पब्लिकेशन का शिकार नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं एक और प्रयत्न करूँगा और उसको छापने की कोशिश करूँगा। ये एक और पुस्तक है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, अपने सूरज का उजास। इस पे थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। ये कविता संग्रह है या दूसरा कविता संग्रह। दूसरा? जी। ये मैं सिर्फ एक कविता के लिए बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत सी एक छोटी सी कोई कविता सुना दीजिए। एक छोटी सी कविता जो मैं सुना, जो इसका शीर्षक कविता फिर मैं सुनाना चाहूँगा। छोटी सी कविता। छोटी सी। ये मेरे जीवन के बहुत ही नाजुक क्षणों से निकली हुई कविता है। मैं पृष्ठभूमि नहीं दूंगा, सिर्फ आपसे शेयर करूंगा। अपने सूरज का उजास। ओ सुबह के सूरज आज क्यों जल्दी उठे हो। ओ सुबह के सूरज आज क्यों जल्दी उठे हो। क्यों आज झांक रहे हो उजली खिड़की से। वाह। ओ सुबह के सूरज आज क्यों जल्दी उठे हो। क्यों आज झांक रहे हो उजली खिड़की से। मेरा सूरज तो तैयार नहीं है अभी जगने को। अभी वो मुस्कुराया नहीं परिचित कनखी से। अभी संकट की बदली में ओझ छुपाए लेटा है। अनिष्ट की परछाइयों में निश्शब्द प्राय लेटा है, बैठा है। अभी संकट की बदली में ओझ छुपाए लेटा है। अनिष्ट की परछाइयों में निशब्द पाया बैठा है। हठात खड़े हो क्यों सूरज अर्थहीन सा आज। वाह। हठात खड़े हो क्यों सूरज अर्थहीन सा आज। जाओ समेटने दो मुझे अपने सूरज का उजास। जाओ समेटने दो मुझे अपने सूरज का उजास। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। पूर्णबोध जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आपको कविता, कहानी या लेख या क्या चीज़ ऐसी है जो आपको प्रेरित करती है लिखने के लिए, और जब आप ये नहीं कर रहे होते हैं तो क्या करते हो आप? एक तो ये कि मुझे 24 घंटे के बेसिस पर सोचते और बौद्धिक रूप पर अलर्ट और एक्टिव रहने की मैं ऐसी अवस्था में रहता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं सुबह जो मेरे थॉट्स होते हैं, जो वो अगर मैं उसको बिना बारीक चीज़ डिस्टर्ब किए बगैर मैं सुबह निकाल पाता हूँ, उन्हीं के साथ रहते हुए, उन्हीं पर लिखते हुए या उन्हीं के पर आगे सोचते हुए, और इसमें थोड़ी बाधा आई तो मैं मिसप्लेस फील करता हूँ। ठीक है। पर फिर क्योंकि समय है, कुछ अवसर है, तो मैं यहाँ पर अपनी एक बागवानी मैंने शुरू की, जो मेरी पैतृक ज़मीन पर, जिसमें पहले सेब और बीच में फिर ऑलिव की कल्टीवेशन भी हुआ था। पर अब मैं रूट स्टॉक एप्पल गार्डनिंग में मसरूफ़ हूँ। आपने हमसे बात की अपनी कविताओं के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में, अपने जीवन अनुभवों के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे जब हम किसानों की बात करेंगे या प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे या योजनाओं की बात करेंगे, वो दूसरे भाग में होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रमेश, so nice of you. Thank you. It was such a pleasure talking to you. Really wonderful. Listening to you rather. Thank you so much.